श्रेय मैं हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। जनता का निर्णय सर माथे पर। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे भरोसा व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर भी खत्म है, केजरीवाल जेल में भी जाएंगे। लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए, तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं। मित्र हंता आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली, पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ। भगवान की कृपा है, जनता की, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है। जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। महादेव की कृपा रही, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली नर्क की जिंदगी से। तो दिल्ली की सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये कवरेज TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं पद्मजा जोशी और प्रधानमंत्री ने जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है, सुशासन जीता है, विकास के लिए कोई भी हम कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली की सेवा में समर्पित रहेंगे। 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी सिर्फ 23 सीटों पर सिमटी हुई दिखी। किन सीटों पर सबसे ज्यादा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को और कहां बीजेपी को मिली है प्रचंड जीत? बिल्कुल पद्मजा, और कई दिग्गज ऐसे हैं जो अपनी सीट को लेकर अपनी सीट पर ही हार गए, अपनी सीट पर ही धराशायी हो गए। तो ये दिल्ली के दिग्गज हैं, आइए बताते हैं कि ये कौन है। दिल्ली के दिग्गजों में से सबसे पहला नाम जो आता है, जो सभी की जबान पर है, मनीष सिसोदिया। और इस बीच आपको बताते, सब देखिए पहले कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए हैं। एक बहुत बड़ा झटका, 4 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे और फिर उसके बाद वो हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल, ये सबसे बड़ा चेहरा रहा अरविंद केजरीवाल का। दूसरे जो दिग्गज हैं, जो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, उनमें दूसरे दिग्गज आते हैं मैदान में। अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सामने आए। पड़पड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट छोड़ी और वो भी हार गए हैं पड़पड़गंज से। तीसरे दिग्गज जो हैं, कृष्णा तीरथ पटेल नगर से कांग्रेस की, हार गई हैं। ये वो दिग्गज रहे जिन्हें बहुत बड़ा झटका चुनावों में लगा है और दिल्ली में चुनाव रिजल्ट्स जो हैं वो सरप्राइज के तौर पर सामने आए। चौथा नाम मनीष सिसोदिया का है, जंगपुरा से, जहां पर मारवा जीते हैं, तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के, और यहां पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो पहले उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, वो हार गए हैं। अब हम आपको बता दें, ये तो भाई रही बात दिग्गजों की, मैदान में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं। एक और नाम रागिनी नायक, जो कि वजीरपुर से चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस की तरफ से, वो हार गई हैं। कांग्रेस का 70 सीटों में से खाता भी नहीं खुला है। अगला नाम जो है मैदान में कौन, राखी बिरलान मादीपुर से हार गई हैं, आम आदमी पार्टी की नेता। इनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। संदीप दीक्षित, जो कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा, कांग्रेस की तरफ से नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी हार गए हैं। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी बड़े झटके के रूप में सामने आए। सत्येंद्र जैन, जो काफी अरसे तक जेल में रहे, शकूर बस्ती से चुनाव लड़ रहे थे, ये भी आम आदमी पार्टी से हार गए हैं। तो ये बड़े बड़े दिग्गज जो धराशायी हुए हैं अपनी सीट पर। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से लड़ रहे थे चुनाव, वो भी अपनी सीट से बताया जा रहा है हार गए हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे कि इस बार बदलाव हो गया, लेकिन बदलाव उल्टा पड़ गया और बदलाव बीजेपी के पक्ष में आया, बादली से हार गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये वो बड़े बड़े दिग्गज हैं जो हार गए हैं। अब हम आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं, जिसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है देश में, वो कहां कहां है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस जीत पर विश्वास जताया। बिल्कुल, तो कहां है बीजेपी की सरकार? अब देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि अब मोदी मैजिक खत्म हो गया है, 240 सीटों पर सिमट गई है बीजेपी और अब बीजेपी का ग्राफ डाउन जाएगा। लेकिन अभी अगर हम नजर डालें
देश के नक्शे पे तो देखिए कहां कहां बीजेपी की सरकार फिलहाल बनी हुई है। ये सारे राज्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की फिलहाल सरकार है। अब दिल्ली भी इस फहरिस्त में जुड़ गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है। साथ ही गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गोवा, यानी कि पूरा जिसको हिंदी बेल्ट कहते हैं उसमें आप ओडिशा भी जोड़ लीजिए, उसके साथ पूर्वोत्तर जोड़ लीजिए और एक गोवा। अब ये पूरा भगवा हो गया है और 8 ऐसी सरकारें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। तो कुल मिलाकर के तो 22 है, पर 14 भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है और 8 गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र जहां पर आखिरी उनकी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, पर वो क्योंकि महायुति में मिलीजुली सरकार है तो उसको हमने गठबंधन में सरकार डाला है। तो उत्तर भारत में पूरी बीजेपी की सरकार आप देख सकते हैं, हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं। साथ ही दक्षिण भारत में उनकी गठबंधन की सरकार है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में भी उनकी गठबंधन की सरकार है। और अब बीजेपी के कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखिए कि ये जीत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस दिल्ली में सत्ता में आई है। 1993 में मदन लाल खुराना बने थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पंजाबी नेता। उसके बाद जाट नेता साहिब सिंह वर्मा 1996 से लेकर के 1998 तक वो मुख्यमंत्री रहे और सुषमा स्वराज 1998 यानी कि 12 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर। और सबसे बड़ी संयोग की बात है, मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना जीते हैं मोतीनगर से इसी चुनाव में। वो पहली बार मोतीनगर से कंटेस्ट करके मोतीनगर से जीत गए हैं। प्रवेश वर्मा के माफ कीजिएगा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से जीत गए हैं और सुषमा स्वराज की बेटी नई दिल्ली की लोकसभा सीट से सांसद चुन करके बांसुरी स्वराज लोकसभा में पहुंची हैं। तो ये देखिए आप शासनकाल किस तरीके से रहा है भारतीय जनता पार्टी का और उस वक्त पार्टी की क्या स्थिति रही थी। 1993 से 98 में जो सरकार थी मदन लाल खुराना की, उसमें 50 से एक कम बीजेपी की सीटें थी, 14 सीटें कांग्रेस की, जनता दल की भी उस वक्त 4 सीटें थी, जहां तक मेरे को ख्याल है। 4 सीटें जनता दल की थी। उसके बाद अगली जब सरकार बनी तो देखते हैं उसमें क्या स्थिति उस वक्त देखी गई थी। तो लगातार 3 मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। अब कौन रहेगा मुख्यमंत्री का चेहरा, ये सबसे बड़ी बात लोगों के साथ। बिल्कुल, इससे पहले जब चुनाव हुए थे और बीजेपी जीती थी, साल 1993 की बात है वो, जब बीजेपी जीती थी। और अब 27 सालों बाद, फिर जब 1997 के बाद अब 27-28 सालों बाद बीजेपी की जीत हुई है। वोटिंग परसेंटेज देखिए। हाँ, उस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज था पद्मजा, उस वक्त 61.75% था, जो 1993 साल की बात करें, इसमें बीजेपी सरकार बनी थी। अब साल 1998 आ जाइए, इसमें जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम हो गया, वो 48.99% तक चला गया। ये 1998 की बात है। इस वक्त कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर शीला दीक्षित का शासनकाल रहा और 10 सालों से ज्यादा शासनकाल रहा, 15 सालों तक रहा। और साल 2003 तक फिर मतदान जब हुआ तो साल 2003 में, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ गया, 53.43% हो गया। और साल 2008 की बात करें, इस वक्त भी कांग्रेस जीती, 57.58% तक साल 2008 में मतदान का प्रतिशत रहा। लेकिन अब जो मतदान का प्रतिशत रहा वो 60 से ज्यादा रहा। यानी ये एक गौर करने वाली बात है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन दिल्ली चेंज चाहती थी और वो मैंडेट के रूप में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, शुभ्रांश राय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी से, अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद जफर इस्लाम, अरविंद जी ने बोला है कि हम तो कभी सत्ता के लिए लड़े ही नहीं, हम तो सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे और उनको उम्मीद है कि आप भी वो समाज सेवा का ही ट्रैक रिकॉर्ड जारी रखेंगे। जो लोग वैगन आर कार पे चढ़ते थे, उसके बाद आपने देखा बदलाव कैसे आया, वैगन आर से कहाँ चले गए। आपने देखा वो अपने घर में रहते थे और उसके बाद वहाँ से चेंज होके कहा था उन्होंने कि बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ कि कोई सरकारी मकान में नहीं रहेंगे, तो शीश महल में आ गए। फिर आपने देखा मफलर हटा, उनका लोगों का भरोसा हटा उनसे, इसलिए कि सारी चीज़ें जो उन्होंने की वो लोगों को झूठ बोला था और उसके विपरीत किया।
आज इसलिए कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी के अगर ट्वीट देखिए तो उन्होंने सही कहा कि झूठ की सरकार आपदा की सरकार गई। और आज मैं समझता हूं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल इसके मुखिया थे, उनके हारने के बाद जो भी लोग जीते भी हैं उनका भी जो बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले लोग नहीं है, इनका भी जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस से याद आया, एक आप शुभ्रांश राय को धन्यवाद कहना चाहेंगे? एक छोटा सा थैंक यू तो कांग्रेस को भी बनता है। सारे विश्लेषक तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जीत का श्रेय तो बीजेपी को, कांग्रेस को भी दे देना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, एक थैंक यू नोट शुभ्रांश राय के लिए। कांग्रेस और नहीं, कांग्रेस में और आपदा पार्टी में क्या हो रहा था ये मुझे मालूम नहीं। दोनों पार्टियां लड़ रही थी। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके लड़ने से हमें फ़ायदा होता है और अगर लड़ते रहे तो और भी फ़ायदा है। बड़ी बात लेकिन हकीकत है कि जिस तरह का मैंडेट है, लेकिन हकीकत ये जो है जिस तरह का मैंडेट आया है, चाहे वो साथ लड़ते हैं या अकेले लड़ रहे हैं, दोनों हालत में कोई उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला था। सरकार हमारी बनने वाली थी और हम बनेगी। हमने शुरू से कहा था कि 50 के आसपास सीटें आएंगी। अभी आपके चैनल पे 47 दिखा रहा है, किसी चैनल में 49, किसी में 48, मतलब सब 50 के आसपास ही दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लाम साहब कि 50 के आसपास सीटों का वादा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी कर रहे थे कि वो भी 50 सीटें ला रहे हैं, लेकिन ये बड़ा उलटफेर हुआ इन चुनावों में। शुभ्रांश जी, बेशक दबी जुबान सही, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लड़ते हैं तो वो जीतते हैं, यानी बीजेपी जीतती है अगर कांग्रेस लड़ती है तो। केजरीवाल जी ने तो कहा था इलू इलू होता है दोनों पार्टियों के बीच में। बताइए हो रहा था क्या? देखिए निधि, पद्मजा, सबसे पहले तो इस भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में 2 सेकंड आप सबको रोकूंगी, 1 सेकंड। प्रदीप गुप्ता जी को जरा काटिए, देखिए कितने रिलैक्स लग रहे हैं आज। उन्होंने पिछले चुनाव में थोड़ा सा डांस किया था, आज देखिए एकदम रिलैक्स लग रहे हैं। प्रदीप जी, आती हूँ आपके पास 1 मिनट में। शुभ्रांश जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ में पद्मजा आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, जीत हार लगा रहता है, लड़ाई होनी चाहिए। हमें भी खुशी इस बात की है, बिल्कुल आप कहें या न कहें, नंबर बिल्कुल हमारा 0 है, लेकिन मैं आपको 2 बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी को लगभग 15% वोट मिला है मैडम, और 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी को 19.5% वोट मिला हुआ है। तो जो कांग्रेस पार्टी 3%, 4% के पिछले 2 चुनाव में बैठी हुई थी, हमने तो लोगों का विश्वास हमारे प्रति जगा है। लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कांग्रेस को दिखा है। जीत हार का एक नंबर है, हम जीत नहीं पाए, कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, लेकिन कम से कम जिस तरह से हमने मेहनत किया, भविष्य में हम जरूर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्रदीप जी आपके एनालिसिस से, 1 सेकंड, आपके एनालिसिस से दिख रहा है कि कांग्रेस का रिवाइवल है दिल्ली के अंदर? कांग्रेस का वोट शेयर 22%, 10% दिख रहा है? ऐसा कतई नहीं दिख रहा है कि 4% से जो है वो कांग्रेस पहुंची है 6.5% के ऊपर। तो कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इसको बढ़ोतरी नहीं कह सकते इन दैट सेंस। लेकिन लोग आजकल विनिंग कॉज में वोट करते हैं, जब तक उनको ये भरोसा ना हो जाए कि ये पार्टी सरकार बनाने या जीतने में सक्षम है, तब तक वो उसकी तरफ नहीं जाते हैं। एंड दिस इज क्वाइट नजर आ रहा है साहब। कोई ऐसी सीटें हैं जहां पर जैसे शुभ्रांश राय कह रहे थे कि 10% वोट मिल गया है, 15% वोट मिल गया है, 22% वोट मिला है कांग्रेस को? वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पे जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मिला है। लेकिन टोटल की जब बात करेंगे प्रदेश की तो 6.5% से भी कम। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि प्रदीप जी के पास थोड़ा वक्त भी कम है। आज का सबसे बड़ा कौन सा वो वोट ग्रुप है जिसकी वजह से बीजेपी के खाते में 47 सीटें आई हैं? कौन सा? वो दलित वोट है, वो अपर क्लास वोट है, ब्राह्मण वोट है, कौन सा है? प्रदीप गुप्ता। सबसे पहले दलित वोट बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ है, महिलाएं शिफ्ट हुई हैं और मिडिल क्लास शिफ्ट हुआ। ये 3 डेमोग्राफी में सब्सटैंशियल शिफ्ट है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स में, परसेंटेज नहीं, 10 से 15% पॉइंट्स। महिलाएं जो है पिछले चुनाव में बीजेपी को 30% महिलाओं ने वोट किया था, जो अब उनके 46% पे चला गया महिलाओं का वोट। 16 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, जो कम से कम 12 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है दलित वोट के अंदर। और कम से कम बड़ी संख्या में, जो कि दिल्ली में सब्सटैंशियल बहुत बड़ा नंबर है मिडिल क्लास का बनिस्बत और स्टेट के मुकाबले, यहाँ करीब 50 से 60% मिडिल क्लास आता है, जो बाकी
जगहों पे इसका जो लोअर क्लास होता है वो 50 से 60% होता है। तो बजट के बाद मिडिल क्लास बहुत बड़ी संख्या में गया, और 15 दिन पहले जो बीजेपी ने 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में और 2 सिलेंडर, उसकी वजह से महिला और लोअर तबका जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। बड़ी संख्या का लोअर तबका अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है। बहुत बड़ी हेडलाइन दी है प्रदीप गुप्ता ने, DMM वोट यानी कि दलित, महिला, मिडिल क्लास वोट बहुत बड़ी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो जाट बहुल इलाका है प्रदीप जी, वो भी शिफ्ट हुआ है, जाट वोटर्स भी शिफ्ट हुए हैं। जी बिल्कुल शिफ्ट हुए हैं जाट वोटर, जाट भी नहीं गुर्जर भी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या पूरे प्रदेश की बात करें तो उतनी नहीं है। जाट जो है 4% है और गुर्जर जो है 2% है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाट और गुर्जर भी तो देखिए ना उसमें आते हैं ना मिडिल क्लास में। हाँ, सिख वोट शिफ्ट नहीं हुआ है, सिख सरदार वोट नहीं हुआ है। लेकिन प्रदीप जी ये अब डंके की चोट पर आप बोल पाएंगे? जाट का भी 11 पॉइंट, जाट का इजाफा हुआ है 11 पॉइंट्स बीजेपी के वोट। बिल्कुल सही कहा आप। ठीक है। और एक बात और, एक टिप्पणी और, जो एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहे थे पिछले चुनावों से, वो अब थोड़े कॉन्फिडेंस आप नजर आ रहा है आपके चेहरे पर कि एग्जिट पोल कामयाब हुए हैं। 12 एग्जिट पोल में से ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो दिख रहा है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि दर्शकों को और सबको एग्जिट पोल से क्या उम्मीद करनी चाहिए। जब आप कोई उत्पाद को खरीदते या कंज्यूम करते हैं तो उसको एक उम्मीद के चलते, किसी में शक्कर डालेंगे तो आपको उम्मीद ये है कि इससे मीठा होगा, नमक डालेंगे तो खारा होगा। एग्जिट पोल्स का सबसे पहला महत्व इस बात का है कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार। ठीक है। दूसरा है जो भी जीतेगा कितनी सीटों के साथ जीतेगा और कितने वोट शेयर के साथ जीतेगा, और जो भी सीटें और वोट शेयर आ रहा है वो किस डेमोग्राफी और जोग्राफी से। तो इनके चलते आज भी हम एक्सेस माई इंडिया में 90% केवल 5 बार गलत साबित हुए और 1 बार हम उसको टाई मान लेते हैं। बाकी जो है पूरे के पूरे 90% टाइम पे पिछले 12 साल में हमने इन तीनों विषयों के ऊपर स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन किया। जहां तक प्रदीप जी, पिछली बार जब आप वायरल हुए थे तो दिल्ली का ही चुनाव था 2020 का। आज आप स्टूडियो में होते तो मैं जरूर कहती 2025 के नतीजे में एक बार फिर से वो चलाइए गाना। बट जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत ये ऐसी बातें की जा रही हैं कि इस बार मुस्लिम वोट भी थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर मुस्लिम बाहुल सीटों में। क्या ये सच है? क्या मुस्लिम वोट पड़ा है बीजेपी को? बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ। 6% वोट मिलता नजर आ रहा है हमारे सर्वे में, जो कि बीजेपी को मुस्तफाबाद सीट की बात करते हैं जहां पे कि 45% मुसलमान। वहां पे देखिए 33% वोट 33,000 वोट मिले हैं MIM को, ओवैसी की पार्टी को, करीब 17%, और 33% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। तो 17 और 33 कितना हुआ? 50, और करीब 6.5% वोट मिले हैं कांग्रेस को। कितना हुआ? 56। 45% ये आता है। और बीजेपी को जो वोट मिला है और जिसकी वजह से उनकी जीत हुई है वो वोट बड़ी संख्या, बड़ी मतलब कि 80-90% उस वोट के अंदर 90 से भी ज्यादा हिंदू वोट है। तो बिल्कुल ये सही नहीं है हमारे आकलन के मुताबिक कि मुसलमानों का बड़ी संख्या में वोट गया। 2-3 पॉइंट्स जरूर बढ़ा है। क्या ये कहना सही होगा कि दलित वोटों ने नई दिल्ली सीट में अरविंद केजरीवाल को हराया? दलित, मिडिल क्लास और सरकारी नौकरी पेशे वाले। ठीक है प्रदीप गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी हेडलाइन, DMM वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, यानी कि दलित, महिला और मिडिल क्लास बड़ी मात्रा में 12 से लेकर 16% तक निधि ये वोट शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ। मिडिल क्लास तो बहुत लोग कह रहे थे, पहले कहा भी जा रहा था कि महिलाएं इस बार डिसाइसिव हैं, तो महिलाओं ने यही डिसीजन लिया। अच्छी बात तो ये महिला अब हमेशा हर चुनाव में डिसाइसिव हो रही हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी खबर है। प्रदीप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बड़ी हेडलाइन उन्होंने दी है। अंकुश श्रीवास्तव जी, हाँ, इशिका तनेजा जी भी हमारे साथ इस वक्त। इशिका तनेजा जो कि सनातन धर्म का झंडा जरूर बुलंद करती हैं और समय समय पर अपना जो वक्तव्य है वो देती हैं सनातन धर्म को लेकर, लेकिन दिल्ली हाइट है, दिल्ली हाइट है और दिल्ली में रहती हैं, चुनावों को देख रही थी, अपनी टिप्पणी भी कर रही थी। इशिता, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगी इस जीत पर? मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी नहीं जीती है, पर ये दिल्ली की जीत है और मैं कहूँगी ये भारत की जीत है कि जब पूरा दिल्ली भगवा रंग में रंग चुका है, और मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि महिलाओं की वजह से भी जीते हैं। देखिए, केजरीवाल ने हमें हमेशा
बहुत ज़्यादा उनका माइंड वॉशिंग की कोशिश करी है। वो पहले बोल रहे थे कि वो करप्शन हटाने आए हैं, फिर उन्होंने शीश महल बनाया, उन्होंने लिकर डिस्ट्रीब्यूशन करा, और वो भी उस समय जिस समय पे कोविड था। उनकी हर बात अगर आप देखिए, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर दिया, वाटर पोल्यूशन, आप कहीं पे भी हाथ लगाइए वहाँ पे उन्होंने दिल्ली को खोखला किया है। और उसके बाद वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं आपका भाई हूँ, आप हम पे विश्वास करिए। पर दिल्ली की महिलाओं ने ये बात बता दी कि हम असली भाई किसको मानते हैं, हम असलियत में किसके साथ सेफ फील करते हैं। वो बढ़ चढ़ के महिलाओं ने दिखाया है, तभी भाजपा को वोट करा है। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मुझे बड़ी ही हंसी आती है कि कांग्रेस को इस बात में खुशी मिल रही है कि आप हार गई है। मतलब वो खुद को तो अपने आप को इस फाइट में देख ही नहीं रही थी। और जो केजरीवाल जी के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वो आए थे करप्शन हटाने, और सबसे बड़ा करप्शन का एग्जाम्पल्स वो ही सेट करके जा रहे हैं। आप दिल्ली में रह रही हैं अरसे से, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और क्या राजनीति की वजह से ये दिक्कतें सुलझ नहीं पाती थी? क्या ये भी महसूस हुआ होता है दिल्ली वासियों को? इशिता जी, दोबारा बोलिए। क्या ऐसा लगता था कि राजनीति की वजह से मामले अटक जाते हैं, काम हो नहीं पाते हैं? जी, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि दिल्ली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी आती है वो आती है कि महिला की सुरक्षा, वो बहुत बड़ा इशू है। और मुझे पता है कि जैसे ही भाजपा यहाँ पे आएगी वो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा, जैसे हमें यूपी में भी दिखाई दिया है। और हमें डबल इंजन की सरकार यहाँ पे डेफिनेटली चाहिए थी। दूसरा, ये जो हम बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वाटर के अंदर वो कुछ भी बयान बकते जा रहे थे, वो बोलते जा रहे थे कि वो पीछे से पॉइजन मिला दिया गया है, वो कभी कुछ और बोल देते हैं, वो हम देखते जा रहे थे। और हम उस सबसे परेशान थे। हम सच में चाहते थे कि भाजपा आए और वो बदलाव हमारे को दिखाई दे। और मुझे लगता है कि जैसे ही भाजपा आएगी, और भाजपा ने हर तरफ से हर क्षेत्र को खुश करा है, चाहे वो एजुकेटेड क्लास हो जिसको ये दिखता है कि हमें डेवलपमेंट देखनी है। मैं देखती हूँ सेंट्रल की तरफ से, जब हम भारत मंडपम देखते हैं, हम रोडवेज देखते हैं, वो सारी चीज़ें सेंट्रल ने दी है। जब हम हिंदी कोर वाले जो जितने भी सनातनी हैं उनको भी उन्होंने हमेशा से खुश करा है। चाहे हम बात करें अयोध्या मंदिर की, चाहे हम बात करें उज्जैन कॉरिडोर की, चाहे हम बात करें अभी जो हमारे को कुंभ में देखने को दिख रहा है। और अगर हम बात करें कि उन क्षेत्रों की, जैसे उन्होंने बोला मिडिल क्लास और महिला, उनके लिए भी उन्होंने इतना काम करा है और इतनी ज़्यादा हमें आशाएं हैं कि वो हमें खुश करके जाएंगे ही जाएंगे। और जैसे मैं कह रही थी कि ये दिल्ली की जीत है और ये भारत की जीत है कि अब कैपिटल में डबल इंजन की सरकार आ रही है। ठीक है, तो आम दिल्ली वासियों की पद्मजा यही राय है, जैसा कि इशिता बता रही हैं, और उम्मीदों की जो संख्या है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक नेता जिन पर नज़र थी, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे थे, वो है परवेश वर्मा। और अब जश्न शुरू हो चुका है, उनके घर वालों का क्या कुछ कहना है परवेश वर्मा के, आपको सुनाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ परवेश वर्मा जी की बेटी हैं। मैम, आपका नाम क्या है? प्रिशा। आपके फादर जीत गए हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है, कैसे देखते हैं अपने पिता की जीत? बहुत, हम पूरा परिवार बहुत खुश हैं। ये बहुत हिस्टोरिक विक्ट्री है, लेकिन एक्सपेक्टेड विक्ट्री है। हमने जब काम किया बेस पे, ग्राउंड पे, तब बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स था केजरीवाल जी के लिए। दिल्ली की जनता उनसे थक गई थी, चेंज चाहती थी, और अब उन्होंने जवाब दे दिया है। जवाब दे दिया है। तो अब जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आपके घर में बहुत उत्साह मनाया जा रहा है, परवेश वर्मा की जीत को भी आप बड़ा जीत मानती है? बहुत बड़ी जीत। ये बहुत बड़ी जीत है। केजरीवाल जैसे इंसान को कुर्सी से निकालना, वो ना तो काम कर रहा था, बहाने दे रहा था, झूठ बोल रहा था, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था, पर अपनी सीट भी नहीं छोड़ रहा था। पापा को बहुत ज़रूरी था उसे इस सीट से निकालना, और वो उन्होंने कर दिखाया। तो आपकी फैमिली की जो लेगेसी रही है, क्योंकि जिस तरह से आपके जो दादाजी थे वो दिल्ली के सीएम रहे हैं, तो क्या लगता है आपके पिताजी को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इस बार जीत? अभी हम नई दिल्ली की जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आगे जो पार्टी उन्हें पोजीशन दे वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और उस पोजीशन को अच्छे से निभाएंगे। आपको लगता है आपके पिताजी सीएम बन सकते हैं दिल्ली के? जो पार्टी उनके लिए सही चाहेगी वो सही है। दिल्ली के लिए आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्या होना चाहिए दिल्ली में? क्या लगता है 10 साल पीछे चली गई है दिल्ली? दिल्ली ज़रूर 10 साल पीछे चले जा चुकी है, लेकिन अब विकास का समय आ गया है। भाजपा सरकार आ चुकी है दिल्ली में,
चेंज आएगा, हर जनरेशन के लिए चेंज आएगा, जो आती हुई पीढ़ी है उसके लिए भी चेंज आएगा और दिल्ली में विकास दिखाई देगा। हो रही थी और फर्स्ट टाइम वोटर्स, यंग जनरेशन की बात हो रही थी। इस वक्त हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? आपके फादर ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम में हराया है। नई दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, एक मौका दिया उनकी सेवा करने के लिए और पापा उनकी सारी दिक्कतों को पूरा करें, उनका भला करें। जी देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया, वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले। देखिए, अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के नतीजों पे तो बोल रहे हैं, मिल्कीपुर पर कुछ नहीं बोला, ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा। विजय जी, मिल्कीपुर का नतीजा मतलब वैसे तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और काफी समय से वो इंतजार कर रहे थे लोकसभा के चुनाव की, जब नतीजे आए हैं। और थोड़ा सा अपडेट कर दूं दर्शकों को, मिल्कीपुर का नतीजा क्या है। आप याद रखिए कि ये आरक्षित सीट है जिसमें 33 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अब चंद्रभानु पासवान 60,000 के मार्जिन से इस वक्त आगे चल रहे हैं। 60,000 कितने वोट उनको मिले हैं? करीब 1,40,000 के आसपास वोट चंद्रभानु पासवान को मिले हैं और वो तो मिल्कीपुर में रहते भी नहीं है, उनको बाहरी कहा जा रहा था, इसके बावजूद 60,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। विजय, ये मिल्कीपुर का चुनाव उम्मीदवार का चुनाव ही नहीं था, ये योगी जी का चुनाव था, योगी जी की प्रतिष्ठा का चुनाव था। और जिस दिन फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी लोकसभा में और मिल्कीपुर के जो विधायक थे अवधेश पासी वो जीते थे, उस दिन से तय कर लिया था योगी जी ने, क्योंकि उनको एक बड़ा झटका लगा था कि अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाए। और जब 10 लोग बाई इलेक्शंस हुए विधानसभाओं के, उसमें से 9 हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 7 जीत गई। तो योगी जी ने 9 जब विधानसभाओं के चुनाव होने थे तब भी तय कर लिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है मिल्कीपुर की। और जब अयोध्या की संसदीय सीट गई तब तो और ज्यादा दमखम लगाया गया। अयोध्या की संसदीय सीट चली गई तभी से तय कर लिया था और उसे पर्सनली उसको ले लिया और योगी जी ने कहा कि ये सीट की जिम्मेदारी मेरी है। जब अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई विधानसभा उपचुनाव की तब भी योगी ने ले लिया, इसलिए ये चुनाव योगी जी का चुनाव है। और 60,000 के जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है। यानी कि अब जो टोटल 10 उपचुनाव हुए थे उसमें से 8-10 हो जाता है, 8 भारतीय जनता पार्टी 8-2 हो जाता है आंकड़ा। पर अखिलेश जी कह रहे हैं आपने एक सीट मैनेज कर ली, भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधनों का, संस्थानों का गलत इस्तेमाल करके 403 सीटों पे नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, अखिलेश जी से को
मतलब कहना भी यही चाहिए, एंड ही इज़ पेड फॉर दिस, उसके लिए उनको ये वचन उनके होने ही चाहिए। लेकिन अखिलेश जी से ज़्यादा जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर कलंक लगा था वो अब थोड़ा बहुत धुलता हुआ नज़र आ रहा है, और उस कलंक से भारतीय जनता पार्टी मुक्त होती हुई दिख रही है। अयोध्या की, फैजाबाद की संसदीय सीट हो या और भी जो लोकसभा चुनाव में सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ। लेकिन आकुर जी, अगर हम दिल्ली की बात करें, ये तो मिल्कीपुर सीट की बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टेक की लड़ाई थी। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली सेंट्रिक की बात करें, तो 10% वहाँ वोट शेयर कम हुआ है आम आदमी पार्टी का, तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, 38% से 47% तक पहुंच गया है। क्या मानते हैं क्यों बीजेपी जीती? क्या ऐसे 3 फैक्टर्स रहे जिसपे इस बार दिल्ली की जनता ने ये जनादेश दिया है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की विफलताओं को एक चरम ऊंचाई दी, और उस वजह से लोगों को लगा कि हाँ, सचमुच बड़ी गड़बड़ है। दिल्ली जैसे शहर में मुझे ऐसा आदमी भी सोचता है 3 महीने के लिए, सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक, कि यार दिल्ली रहने वाली है, ना रहा जाए यार, यहाँ से भाग जाया जाए। प्रदूषण के अलावा जमुना जी का मामला भी उठता रहा, और गंदगी, सड़कें नहीं हैं। दिल्ली हम आते किस लिए हैं? थोड़ा सा अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, रहन सहन के लिए, लेकिन वो बर्बादी हमने यहाँ देखी, और उस पर सिंसियरली कोई काम नहीं हुआ, ये लोगों ने माना। और इस बात को ये बहुत सुखद संकेत भी है। बिल्कुल, और बार-बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, कोई बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, और उस तरह से फिर एक जीत हासिल की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा ऐसी स्थिति में भी जब उसकी आम आदमी पार्टी के नंबर्स बहुत कम हो गए, सिर्फ 2% वोट का अंतर है। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी का काम होगा कि वो जो 2% है उसको कैसे और बढ़ाया जाए अंतर को। क्योंकि वो जिन मध्य वर्ग के लिए, जो निचले वर्ग के लिए काम का वायदा करके आए हैं, वो उन्हें पहली बैठक, कैबिनेट की पहली बैठक से अगली 3 महीने तक की बैठकों में सब निपटाना होगा, और फिर 3 साल के टारगेट जो प्रदूषण वगैरह के हैं उसको करना होगा। उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को ये बहुत सारा सावधान रहना होगा कि इस आदमी के, ऐसे आदमी के हाथ सत्ता दी जा सके जो पूरी चीज़ों को डिलीवर कर सके। और केजरीवाल साहब से, क्योंकि ये युद्ध तो चलता ही रहेगा जी, उसमें भी बराबर का मामला रखे। और जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाला है। हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के हैं, शुभ्रांश राय कांग्रेस के, और डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक चीज तो साफ हो गई है, शुभ्रांश जी, आप कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस का भी कुछ रिवाइवल हुआ है। हम एक मैप दिखा रहे थे, बार बार ये 2024 जून में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो लगातार घटता जा रहा है, हो इसके कुछ उलट ही रहा है। एक बार हम आपको ये दिखा देते हैं कि कांग्रेस ने क्या आपको हराने के लिए भूमिका निभाई है, किस तरीके से ये वोट दिखाई दे रहे हैं कुछ की सीट्स में, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, दिल्ली सीट है, नई दिल्ली सीट की हम बात करें तो यहाँ पर प्रवेश ऐसा है 30,000 वोट। हाँ, क्योंकि लेकिन मार्जिन देखा जा रहा है पद्मजा, तो अरविंद केजरीवाल को 25,999, लेकिन जो दोनों का मार्जिन देखिए, कांग्रेस का भी देखिए और आम आदमी पार्टी का भी देखिए, उसको मिला कर देखिए तो जीत का रास्ता बीजेपी, हाँ फिर भी परवेश वर्मा से कम है, लेकिन जीत का रास्ता परवेश वर्मा की तरफ खुलता है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और जंगपुरा में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, तो ये जोड़ करके हम दिखा रहे हैं। देखिए, तो मार्जिन बेसिकली है, तरविंदर मारवा बीजेपी के जीते हैं करीब 38,000 वोटों से, और अगर मनीष सिसोदिया के 38,000 में फरहाद सूरी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके 7,500 वोट जुड़ जाते तो शायद मनीष सिसोदिया जीत सकते थे। 45,000 वोट दोनों मिला करके ये हो जाते हैं। वैसे ही ग्रेटर कैलाश में भी हुआ है। ग्रेटर कैलाश में शिखा राय जो हैं उनको 50,000 से थोड़ा कम वोट मिला है, पर अगर सौरभ भारद्वाज और गर्वित सिंघवी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है दोनों का वोट मिल जाता तो 53,000 टोटल ये हो जाता। तो ये तो अगर दोनों को जोड़े साथ में तो इस तरीके से लग रहा है, पर लोकसभा में हमने देखा था कि ज्यादातर ऐसा 1 और 1 मिला करके 2 नहीं होता है, इस तरीके से वोट ट्रांसफर नहीं होता है। अगर मालवीय नगर भी देख ले, जहां सोमनाथ भारती हारे हैं, वहां 37,000 सोमनाथ भारती के पास थे, करीब 6,500 वोट गए
कांग्रेस के प्रत्याशी को और मिलकर के हो जाते हैं 44,000, जो कि भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर पद्मजा सवाल तो फिर थोड़े ज्यादा है। सुभ्रांश जी से बनता है कि एक और एक मिलके जब 11 हो जाते सुभ्रांश जी, तो क्यों नहीं हाथ मिलाया गया? एक और एक मिलकर 2 नहीं है, 11 हो जाते। हम जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, अगर आपने गौर से देखा हो तो ये फर्क है। लेकिन आप लोग तो विरोधी आपस में लड़ रहे हैं, विपक्ष साथ ही नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका नतीजा आ गया। नहीं निधि, ऐसा नहीं है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी व्यवस्था को बचाए रखने की जिम्मेदारी एक पार्टी या एक संस्थान पे नहीं होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको इसमें सुबह भी हमारे नेताओं ने आपको स्पष्ट बताया था कि हरियाणा के चुनाव भी, आप इतने सारे नंबर्स बता रहे हैं, तो एक नंबर मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39.9% वोट मिला था। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 39.6% वोट मिला था। डिफरेंस था 0.3 का। आम आदमी पार्टी जो पहले 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, अचानक अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर निकलने के बाद 90 सीटों पर चुनाव लड़ने लगे। नतीजा आम आदमी पार्टी को वहां पे 3.25% वोट मिला। नंबर्स में नहीं जाते हैं, कुछ फैक्ट स्टोरी पे बात करते हैं। देखिए, कोई हम सरकारी संस्था और एनजीओ तो है नहीं कि हम चुपचाप किसी के लिए बैठे रहेंगे और उसके बाद आप हमें आंख दिखाते रहेंगे। हमारी एक राजनीतिक पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हो सकता है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही रहे हैं। अब लड़ाई आमने सामने की फिर से होगी, क्योंकि जब भी कभी ना कभी ये रीजनल पार्टियों के साथ ट्रायंगल बनता है। सैयद जफर इस्लाम, ये तो आपके लिए चिंता का सबब है। आप दिल्ली जीत गए, पर देखिए आप कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि उसका रिवाइवल होगा, आपको अकेले टक्कर देंगे, आपको स्लीपलेस नाइट्स देंगे। अब देखिए, जीरो से बिल्कुल हीरो बनना चाहते हैं, तो मैं क्या इस पे टीका टिप्पणी करूं? 2% उनका वोट बढ़ा तो है ना। हैट्रिक, अरे हैट्रिक से हैट्रिक हो गया ना। इस बार देखिए, 0 का हैट्रिक, 0 का हैट्रिक। आपने 4% से 6% पे आया है। ये 2% की खुशी सुभ्रांश जी बता रहे हैं। नहीं, खुशी तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि अगर तिनके का सहारा टाइप का है, लेकिन सही है। अगर इस पर खुश है तो बधाई हो इनको भाई, इस खुशी के लिए उनको बधाई देता हूं, और क्या कर सकता हूं। लेकिन हकीकत है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल कांग्रेस जो बिल्कुल इररिलेवेंट पार्टी हो गई है। उसका ना इम्पैक्ट यहाँ है, ना देश में कहीं इम्पैक्ट दिखता है। अब धीरे धीरे बिल्कुल उसके साथ जो साथी दल जो है वही उनका हाथ छोड़ना चाहते हैं। आज आप देखिए, 6 महीने पहले कोई कहेगा कि ये दोनों पार्टियां जो है वो जनरल इलेक्शन साथ लड़ी थी, कोई कहेगा कि पूरे देश में जो ये गठबंधिया अलायंस में 7 पार्टनर थे, एक दूसरे के खिलाफ इतनी सारी बातें कहते हैं। उससे समझ में आता है कि ये सत्ता के लालची लोग हैं। सत्ता में आने के लिए ये गठबंधन करते हैं, और जहां लगता है कि इनके फायदा नहीं नुकसान है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात है, हम सत्ता के लिए हम अगर जिसके साथ एक बार हमारा कोलिशन हुआ तो कोलिशन धर्मा को निभाते हैं। ठीक है, चाहे जीत हो चाहे हार, हम उनके साथ रहते, कभी नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करते। ये तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां कभी एक साथ लड़ी ही नहीं थी, जिस तरह की बातें एक दूसरे को कह रहे हैं। ठीक है, देखिए, वो कहते हैं हम सिद्धांत पे गठबंधन करते हैं, यहाँ पर हम दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, पर कल पार्लियामेंट के बाहर अखिलेश जी और राहुल गांधी साथ साथ थे। वक्त की कमी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रांश जी, सैयद जफर इस्लाम हमसे जुड़ने के लिए। थोड़ी सी देर पहले ही हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात की थी। उन्होंने काफी प्रचार भी किया दिल्ली के अंदर, जो इलाके जाट बहुल है, जहां पे हरियाणा के लोग रहते हैं, उन्होंने आकर के यहां प्रचार किया। वो काफी, उनका विवाद भी चल रहा था यमुना के पानी को लेकर के, क्या उन्होंने प्रॉमिस किया है, आइए सुनाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार आ गई है, अब ये फैसला कर लीजिएगा कि जहर अगर यमुना में मिलाया जा रहा है तो किधर से मिलाया जा रहा है, कौन मिलाया जा रहा है, नाम पता एड्रेस सब दिल्ली वालों को बताइएगा। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व के अंदर उनकी गारंटियों के ऊपर और उनकी जन कल्याण की नीतियों को, और जो गरीब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में पीड़ा है, और जो लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, गांव के लिए काम करते हैं, और गरीब के लिए काम करते हैं, महिला के लिए काम करते हैं, युवा के लिए काम करते हैं। आज मोदी जी की उन नीतियों से जो दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्षों से वंचित थी, गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहे थे, आज उस आपदा को दिल्ली के लोगों ने बाहर किया है। मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केजरीवाल ने
जो नैरेटिव सेट किया, मैंने कहा भी था चुनावों के अंदर कि जो हरियाणा की माटी में जिसने जन्म लिया हो वो हरियाणा का नहीं हुआ तो दिल्ली का कैसे होगा। और उसने किस प्रकार का आरोप हरियाणा के लोगों के ऊपर लगाया कि पानी में जहर मिला करके भेज रहे हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए, इस प्रकार का आरोप लगाया। दिल्ली के लोगों ने उस बात को नकार दिया है। आज केजरीवाल को इस आपदा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया है। और हरियाणा पहले भी स्वच्छ पानी देता था, दिल्ली को अब स्वच्छ पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार करेगी। पर यमुना को लेकर के हरियाणा से बड़ी शिकायतें रही हैं दिल्ली को, ना सिर्फ अरविंद जी ने बल्कि राघव चड्ढा ने भी पहले बोला है, सिर्फ गंदा पानी नहीं देते, कभी कभी कम पानी देते हैं, कभी बहुत ज्यादा पानी छोड़ देते हैं, पानी का आतंक मचा रखा है आपने। अब यमुना किनारे जो 20 सीटें हैं, 13 सीटें आपकी पार्टी के खाते में गई हैं। अब कम ज्यादा मत कीजिएगा नायब साहब, अब बराबर बराबर दीजिएगा पानी और साफ भी दीजिएगा। बिल्कुल पानी बराबर देंगे। इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो आरोप लगाते हैं। हम पानी पहले भी पर्याप्त मात्रा में दे रहे थे, आगे भी देंगे। दिल्ली हमारा परिवार है, कोई पानी की कमी नहीं आने देंगे, पर्याप्त देंगे, स्वच्छ देंगे, मोदी जी के नेतृत्व में देंगे। सैनी साहब, अब पानी ना रोका भी नहीं जाएगा और बाधित भी नहीं होगा। नहीं, हमने रोका भी नहीं, पहले भी नहीं रोका। इन्होंने तो जो काम नहीं किए, व्यवस्था ठीक नहीं की, उस व्यवस्था को छुपाने के लिए आरोप लगाए इन्होंने। आपने कई सारी शिकायतें कर रखी हैं, अदालत में भी मामला गया है। ये जहर की जो पूरी बात की जा रही थी यमुना में जहर का, अब उसको अंत तक आप उसका पूरा फैसला जरूर जनता के सामने रखिएगा। बताना चाहता हूँ, चुनाव खत्म तो केस खत्म मत कीजिएगा। नहीं, ऐसा आरोप लगाया है इसने, हरियाणा के लोगों के ऊपर भी पानी में जहर मिला दिया, लोग पानी पीना छोड़ दें। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं आचमन करने गया, हम स्वच्छ जल दे रहे हैं। फिर मैंने ये भी दिखाया कि आपने जो पानी आपका वो पानी कैसा है, मैंने वो भी दिखाया। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये जो पानी को लेकर ये लड़ाई है वो अब नहीं देखने को मिलेगी। इस बीच जश्न लगातार मन रहा है बीजेपी दफ्तर में, दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। हमारे सहयोगी आकाश वत्स वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वैसे तो सुबह के 10 बजे से ही दिल्ली बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी थी, लेकिन जब से ये खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार गए हैं, उसके बाद से यहाँ कार्यकर्ताओं का जश्न और भीड़ दोनों ही बढ़ गई है। ये तस्वीर दिल्ली बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर है। ठीक उसके सामने ढोल, नगाड़े, ताशे, बाजा, बैंड और हर किसी कार्यकर्ता के चेहरे पर वो खुशी देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? बहुत ही हम लोग सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े उत्साहित हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है, जिस तरीके के उनके कार्य हैं, आज दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में। आप क्या सोचते हैं? बहुत ही हर्ष का विषय है। माननीय जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दिल्ली में फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं और जो झूठे वादे थे उनका पर्दाफाश आज केजरीवाल जी का हो चुका है। असल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खुशी इस बात को लेकर ज्यादा है कि 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और यही कारण है कि अब यहाँ पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, ये डांस भी चल रहा है, लगातार जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? खुशी है, खुशी है, बस खुशी है। आप जिस किसी से भी बात करने की कोशिश करें, हर कोई यही कह रहा है कि बस हम खुश हैं, हमें अभी खाने का जब मौका मिला है 27 साल के बाद, और लोगों को खास करके बीजेपी के सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। देखिए, जश्न सुबह से ही चल रहा है और जश्न अब तो और भी ज्यादा पीक करेगा जब 5:30 के आसपास ये बताया जा रहा है प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसकी कवरेज लगातार आप देखिएगा यहाँ TV9 भारतवर्ष पर।